हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा फिजिक्स में टॉपिक रहने वाला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें हम जो मैटर के बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इलास्टिसिटी हो गया, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, उनका बहाव, उनकी गतिज ऊर्जा, उनमें उत्प्लावन बल लगता है। तो ये सब टॉपिक के क्वेश्चंस जो हैं हम आज की क्लास में सारे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हम क्या पढ़ेंगे? इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए कोइल स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड द वर्क इज डन ऑन द स्प्रिंग, व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक स्प्रिंग है, उसको कंप्रेस किया जाता है, उसको संकुचित करने पर क्या होगा? उस पर काम किया जाएगा। तो उसकी जो प्रत्यास्थ ऊर्जा है वो किस प्रकार परिवर्तित होगी। तो कोई भी स्प्रिंग है या कोई रबर है, उसको हम या तो खींचते हैं, हम ये मान लें कि कोई स्प्रिंग है, इसको यदि हम खींचेंगे या फिर इसको हम कंप्रेस करते हैं तो उस पर क्या होगा? कार्य किया जाएगा, और जो किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। किसके रूप में संचित होगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो किसी वस्तु पर हम जितना अधिक बल लगाएंगे तो उसमें क्या होगा? कंप्रेशन उतना ही अधिक होगा, तो उसकी प्रत्यास्थ ऊर्जा भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो क्या होगा? इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई उसकी प्रत्यास्थ ऊर्जा होगी। तो इसमें हमने क्या देखा है कि कोई भी स्प्रिंग है या कोई रबर है, उसको हम या तो खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो उस पर एक कार्य किया जाएगा, और जो किया गया कार्य होता है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। और जितना अधिक बल लगेगा उसमें कंप्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा, तो उसकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज। कि सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या होती है? तो स्ट्रेन की जो है वो कोई यूनिट नहीं होती है। स्ट्रेन क्या होता है? यूनिट लेस या डायमेंशन लेस होता है। इसमें क्या हो जाएगा? सी, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। क्योंकि यदि हमें स्ट्रेन निकालना है, स्ट्रेन या हम कहीं विकृति निकालें, तो वो क्या होगा? चेंज इन लेंथ, कि उसकी लेंथ में कितना परिवर्तन हुआ, और उसकी जो इनिशियल लेंथ कितनी थी उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे, इनिशियल लेंथ। तो वो क्या होता है? स्ट्रेन। अब ऊपर भी लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर है, नीचे भी लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह यदि हमें वॉल्यूम में स्ट्रेन निकालना हो तो ऊपर भी क्या होगा? वॉल्यूम रहेगा, नीचे में भी वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो विकृति की या स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड। किसी सामग्री के बिना टूटे हुए विकृत होने की क्षमता को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पर दो टर्म आती हैं, कि एक तो हमने किसी वस्तु है कोई भी, उस पर हमने फोर्स लगाया, तो उसकी शेप में क्या हुआ? उसकी शेप में या उसके जो भी उसका आकार है उसमें परिवर्तन आ जाता है उससे। तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो टूटी नहीं है, लेकिन उसकी शेप में क्या हो गया? चेंज हो गया। तो उसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी या सुगट्टेपन। क्या बोलेंगे? सुगट्टेपन। तो सुगट्टेपन की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? कि कोई भी वस्तु है, उस पर हमने कोई फोर्स लगाकर उसको डिफॉर्म कर दिया, लेकिन हम उस पर से जब फोर्स हटा रहे हैं तो वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं आ पाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लास्टिसिटी। इसको हम देखें तो इसकी तो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि किसी भी वस्तु पर यदि हमने फोर्स लगा के उसको डिफॉर्म किया, लेकिन यदि हमने फोर्स को रिमूव कर लिया तो वो अपनी वापस इनिशियल पोजीशन में नहीं आती है, कि उसकी जो प्रारंभिक अवस्था थी उसमें वो नहीं आ पाती है। इसको क्या कहेंगे? प्लास्टिसिटी या सुगट्टेपन। एक होता है कि किसी वस्तु पर हमने फोर्स लगाया, तो जब तक हमने उसको फोर्स लगा रखा है तब तक उसकी शेप क्या हो जाएगी? डिफॉर्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम फोर्स को हटाते हैं, फोर्स रिमूव करते हैं, तो वो अपनी वापस इनिशियल पोजीशन में आ जाती है, वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में वो आ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थापन। क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी। तो ये दोनों टर्म आई होप समझ में आ गई होंगी, प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज। पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक का मान क्या होता है? तो जो पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं होती हैं उनका प्रतिस्थापन गुणांक, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, वो होता है 1। कितना होगा? 1, प्रत्यास्थ वस्तुओं का। उसके अलावा जो पूर्णतः अप्रत्यास्थ वस्तुएं होती हैं, पूर्णतः अप्रत्यास्थ
वस्तुएं जो होती हैं उनका प्रतिस्थापन गुणांक ई कितना होता है, उनका होता है 0। और एक होती हैं वास्तविक अप्रत्यास्थ वस्तुएं, उनका होता है ई जो है 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होता है। यदि ये पूछा जाए कि प्रतिस्थापन गुणांक का मान कितना होता है तो 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा वो। यदि पूर्णतः अप्रत्यास्थ वस्तुएं हैं क्या होंगी, परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी हैं तो ई इज इक्वल टू 0 होगा, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है तो ई इज इक्वल टू 1 होगा। और यदि वास्तविक अप्रत्यास्थ वस्तुएं हैं, कौन सी हैं, वास्तविक अप्रत्यास्थ वस्तुएं, पार्शियली इलास्टिक जो हमारे पास बॉडीज हैं, उनके लिए ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे जो क्वेश्चन है वो किसके बारे में रहेंगे, सरफेस टेंशन या कैपिलरिटी, पृष्ठ तनाव और जो केशिकत्व प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में। तो इसमें क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड, कि समान पदार्थ के अणु हैं उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं। यदि समान पदार्थ के अणु हैं तो उनके बीच में लगने वाला बल जो होता है वो होता है कोहेसिव फोर्स, सह संयोजक बल। और यदि असमान पदार्थ के अणु हैं तो उनके बीच में लगता है कोहेसिव एडेसिव फोर्स, आसंजक बल। कौन सा लगेगा, आसंजक बल। एडेसिव फोर्स किनके बीच में लगता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। तो यदि समान पदार्थ के अणु हैं, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हैं तो कौन सा फोर्स लगेगा उनके बीच में, कोहेसिव फोर्स, सहसंयोजक बल। और यदि डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हैं तो उनके बीच में एडेसिव फोर्स लगता है, आसंजक बल। अगला क्वेश्चन है, द फ्रिक्शन इन लिक्विड्स इज कॉल्ड, तरल पदार्थों में घर्षण को क्या कहा जाता है। तो जो तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड होते हैं, उनमें लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स को कहते हैं श्यानता, विस्कोसिटी। क्या कहेंगे, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या है, एक जो लिक्विड है हमारे पास उसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि उसको जो उसमें तरल है उनमें वो उन बलों का विरोध करता है जो उसके स्वरूप को बदलना चाहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, विस्कोसिटी। और जो फ्रिक्शन इन लिक्विड्स इज कॉल्ड विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉप ऑफ ए फ्लूइड is combined because the attraction of its particles minimizes its possible area. This phenomena is called, कि एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों के आकर्षण से इसका क्षेत्रफल न्यूनतम हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, तो इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन क्या होता है कि ये लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि उसको मिनिमम सरफेस एरिया में वो श्रिंक हो जाए, क्योंकि यदि सेम एक ही लिक्विड हमारे पास तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो उनके बीच में कोहेसिव फोर्स काम करेगा, कोहेसिव फोर्स लगता है उनके बीच में, सहसंयोजक बल। तो यदि जो ऊपर का कोई अणु है लिक्विड का, तो जो नीचे का अणु होगा वो उसको अंदर की तरफ जो है वो अट्रैक्शन फोर्स करके उसको खींचता है अंदर की तरफ। तो इस प्रकार जो बाहर के अणु होंगे उनको अंदर की तरफ एक बल लगता है, तो इससे वो न्यूनतम क्षेत्रफल में रहने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, पृष्ठ तनाव। तो इसका जो सबसे सतही पृष्ठ है उस पर जो अणु होते हैं उन पर हमेशा जो अंदर के अणु होते हैं वो एक बल लगाते हैं, तो हमेशा वहां पर क्या रहेगी, पृष्ठ तनाव की स्थिति रहेगी, सरफेस टेंशन। तो ये जो टेंडेंसी होती है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की कि वो एक दूसरे पर जो है कोहेसिव फोर्स लगाते हैं और मिनिमम एरिया में वो एक तरह से संग्रहित होने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी द फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल, कि पानी की गिरती हुई बूंद गोलाकार क्यों होती है, किसके कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण। अभी हमने बात की सरफेस टेंशन के कारण कि वो जो है मिनिमम सरफेस एरिया में रहने की कोशिश करती है, तो वो क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ए ब्लोटिंग पेपर अब्सॉर्ब इंक, ब्लोटिंग पेपर इंक को कैसे अवशोषित करता है। तो ब्लोटिंग पेपर जो है वो कैपिलरी एक्शन से इंक को अब्सॉर्ब करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरोसिन ऑयल राइजेज अप इन द विक ऑफ ए लैंटर्न बिकॉज ऑफ, केरोसिन तेल जो है वो दीपक की बाती में ऊपर क्यों चढ़ता है, तो इसमें भी जो है कैपिलरी एक्शन होता है। कौन सा हो जाएगा, कैपिलरी क्रिया, या इसको केशिकत्व भी बोलते हैं। तो केरोसिन तेल ऊपर की तरफ किसके कारण चढ़ता है, कैपिलरी एक्शन के कारण। अगला क्वेश्चन है, ए टैंक फिल्ड पार्शियली विथ ए लिक्विड
is subjected to a uniform horizontal acceleration. Which of the following is true for the surface of liquid in the tank? एक टैंक है, उसको आंशिक रूप से किसी लिक्विड से भरा हुआ है जो कि समान क्षैतिज त्वरण का अनुभव करता है। तो टैंक में जो लिक्विड होगा उसकी सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है कि जो तरल की सतह है वो गति की दिशा में गिरती है और टैंक के पीछे की ओर उठती है। तो ऐसी जब कंडीशन होती है कि कोई टैंक है उसको पार्शियली जो है लिक्विड से भरा हुआ है और उसमें जो है उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का वो जो है अनुभव करता है, तो उसमें जो तरल की सतह होगी, इसकी जो सतह है वो गति की दिशा में गति, यदि इस तरफ से हम इसमें जो पानी भर रहे हैं तो ये गति की दिशा में गति करता है और पीछे की तरफ से पानी जो है थोड़ा सा उसकी सतह जो है उड़ती जाती है। इसमें एक छद्म बल या उसको हम कहें स्यूडो फोर्स काम करता है। इसमें क्या करता है, यहाँ पर स्यूडो फोर्स काम करता है, छद्म बल। इसकी वजह से जो है ये फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कि तरल की जो सतह है वो गति की दिशा में गति करती है और टैंक के पीछे की ओर उठती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन आइडियल फ्लूइड? एक आदर्श द्रव क्या है? एक आदर्श द्रव या आइडियल फ्लूइड हम किसको कहेंगे? जिसमें कि ना तो फ्रिक्शन लगे, जिसमें क्या नहीं हो, फ्रिक्शन नहीं लगता हो, सरफेस टेंशन नहीं हो, पृष्ठ तनाव भी काम ना करे, सरफेस टेंशन नहीं हो वहाँ पर, और उसके अलावा जो है कंप्रेशन फोर्स भी उसमें जो उसको इफेक्ट नहीं करे, वो क्या हो जाएंगे, आइडियल फ्लूइड। तो एक आदर्श द्रव क्या है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है? पहला है बहुत अधिक विचलन, तो विचलन वाला तो जो आइडियल फ्लूइड होगा ही नहीं। बी है कि वह जो न्यूटन के विचलन के नियम का पालन करता है, ये भी नहीं है। सी है संपीड़नशील प्रवाह है, कंप्रेसिबल फ्लो। तो संपीड़न तो इसमें होता ही नहीं है, आइडियल फ्लूइड में क्या नहीं होगा, कंप्रेशन नहीं होगा, तो ये भी गलत है। डी दे रखा है घर्षणहीन और संपीड़नहीन, कि उसमें ना तो फ्रिक्शन लगेगा ना ही उसमें क्या होगा, संपीड़न होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौलीज थ्योरम डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है? तो बर्नौली का प्रमेय जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से। नेक्स्ट है, इफ द डेप्थ ऑफ वाटर इन ए डैम इज एच एंड ए इज द ट्रांसवर्स एरिया ऑफ द डैम एंड टी इज द थिकनेस ऑफ द डैम, हाउ डज द प्रेशर ऑन द डैम वॉल डिपेंड? क्या कहा है कि एक बांध है, उसमें पानी की गहराई, डेप्थ ऑफ वाटर कितना है, एच, और ए बांध का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, कितना दिया है, ट्रांसवर्स एरिया ए दिया है, और टी बांध की मोटाई है, थिकनेस ऑफ द डैम दी है टी। अब ये पूछ रहा है कि जो बांध की दीवार है उस पर लगने वाला दाब किस पर निर्भर करेगा? तो बांध की दीवार पर लगने वाला जो दाब होता है वो होता है P इज इक्वल टू WH² अपॉन 2। इस पर लगने वाला दाब जो है वो उसमें पानी की गहराई के स्क्वायर के समानुपाती होगा। क्या होगा, जो प्रेशर है वो पानी की गहराई डेप्थ ऑफ वाटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होगा। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें सिर्फ H दे रखा हो? तो इसमें दे रखे AST, तीनों पर नहीं करेगा। इसमें भी जो है एरिया एक्स्ट्रा में दे रखा है, इसमें दे रखे H और T, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सिर्फ जो पानी की गहराई है उस पर निर्भर करेगा कि कितना पानी, कितनी ऊंचाई तक उसमें पानी भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए कॉर्क एंड आयरन nail are placed in a beaker filled with water, the cork floats while the iron nail is submerged. What is the reason behind this? जब एक कॉर्क और एक लोहे की कील को पानी से भरे बीकर में रखा जाता है तो कॉर्क उसमें तैरता है लेकिन लोहे की कील क्या होती है, डूब जाती है। इसका कारण क्या है? तो कोई भी वस्तु है पानी में कब डूबेगी? पानी में वो जब डूबती है जब उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो। किसी वस्तु का घनत्व यदि पानी के घनत्व से अधिक है तब क्या होगी, वो वस्तु पानी में डूब जाएगी। तो कॉर्क जो है वो तो बहुत हल्का होता है, रबर का बना होता है, तो उसका क्या होता है, उसकी डेंसिटी जो है पानी की डेंसिटी से कम होती है, तो वो उसमें उसके सरफेस पर तैरता रहेगा, लेकिन जो लोहे की कील होती है वो उसमें डूब जाती है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है,
नहीं है, क्योंकि जो कॉर्क है वो पानी की सतह पर तैर रहा है, मतलब उसका जो घनत्व है, उसकी डेंसिटी है कॉर्क की, वो वाटर की डेंसिटी से कम है। तो पहला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी है लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। तो इसमें यह सही है, क्योंकि जब लोहे की कील पानी में डूब गई, इसका अर्थ यह है कि जो लोहे की कील है उसकी डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द फोर्स जनरेटेड बाय ए वॉल ऑन विच वाटर स्ट्राइक्स नॉर्मली एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड एट ए डिस्चार्ज ऑफ 0.001 मीटर क्यूब पर सेकेंड। वह बल क्या होगा जो कि एक दीवार द्वारा उत्पन्न होगा जिस पर पानी सामान्य रूप से 10 मीटर पर सेकेंड की गति से गिर रहा है और उसका निस्सरण कितना दे रखा है, 0.001 मीटर क्यूब पर सेकेंड। v की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका निस्सरण या हम कहें जो वाटर डिस्चार्ज है वो कितना है, q इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा है। तो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला होता है रो जी इंटू में क्यू। रो क्या है, घनत्व है, पानी का घनत्व कितना होता है 1000 मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू क्यू की वैल्यू 1 इंटू 10⁴। तो यहाँ से जब -4 है ना, ये -4, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट टॉपिक है बायोन्सी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इनमें से कौन सा जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी वस्तु है वो यदि पानी में डूबती है या पानी की सतह पर है, कैसे भी करके वो पानी के कांटेक्ट में है, तो उस पर क्या होगा, ऊपर की तरफ एक बायोन्सी फोर्स लगता है, उसमें एक उत्प्लावक बल लगता है ऊपर की तरफ। तो ये हो जाएगा आर्किमिडीज सिद्धांत। अब इनमें से हम देखते हैं, पहला दे रखा है इलेक्ट्रोमीटर, तो ये भी जो है फ्लूइड से रिलेटेड है। बी है विमान के पंखों का डिजाइन, तो इसका जो है लिक्विड से कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ये जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। उसके अलावा जहाज और पनडुब्बियों की डिजाइन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है फॉलो करती हैं। हाइड्रोमीटर, ये भी इस पर डिपेंड करता है। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ बायोन्सी थ्योरी विच साइंटिस्ट इज फर्स्ट क्रेडिटेड विद आइडेंटिफाइंग दिस प्रिंसिपल फॉर शिप फ्लोटिंग। उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर किस वैज्ञानिक को पहले इस सिद्धांत को पहचानने का श्रेय दिया गया था जो जहाज के तैरने के लिए। तो हमारा जो जहाज है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उत्प्लावकता सिद्धांत पर। उत्प्लावकता सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया, आर्किमिडीज ने। बायोन्सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, आर्किमिडीज के द्वारा। इसमें हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिपेंड ऑन द रिजल्ट ऑफ बायोन्सी फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन फ्लूइड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है उस बल के परिमाण पर निर्भर करता है जो किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर उत्प्लावन बल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कोई भी वस्तु है यदि वो पानी में या तो पूर्णतः डूबी हुई है या आंशिक रूप से डूबी हुई है, तो उस पर जो ऊपर की तरफ बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल या बायोन्सी फोर्स। इसकी बात हमने कर ली, ये जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत हमें बताता है। अब जो ये ऊपर की तरफ बल लगता है, उत्प्लावन बल, वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है एक तो जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, और दूसरा वो डिपेंड करता है जो हमारे पास वस्तु है उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है। तो यदि हम F निकालें यहाँ से, फोर्स जो होता है वो होता है V इमर्स्ड रो इंटू में G। तो V क्या है, वस्तु का आयतन, जो वस्तु उस लिक्विड में इमर्स है, उसमें डूबी हुई है, उस वस्तु का आयतन या उसका वॉल्यूम। रो क्या होता है, डेंसिटी, उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, और G तो गुरुत्वीय त्वरण है, ये तो फिक्स है। तो किन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, वस्तु के आयतन पर और लिक्विड के डेंसिटी या उसके घनत्व पर। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है द्रव का घनत्व है
और उसमें डूबे हुए वस्तु का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान पर नहीं डिपेंड करता है। बी दे रखा है डूबे हुए वस्तु का वजन, नहीं वजन पर नहीं करता। सी है द्रव का घनत्व और उसमें डूबे हुए वस्तु का आयतन, तो इसमें हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा कथन जो वो गलत है। फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि यदि उत्प्लावन बल वस्तु के वजन से कम है तो वस्तु डूब जाती है। बिल्कुल, कि कोई भी वस्तु है, यह मान लें कि कोई वाटर बॉडी है, इसमें एक जहाज है, ठीक है, वस्तु की जगह हम क्या ले लेते हैं, एक जहाज ले लेते हैं। इस पर उत्प्लावन बल लग रहा है, इसका द्रव्यमान या इसका हम भार की बात हो रही है ना, भार हम इसका W ले लेते हैं और फोर्स जो लग रहा है वो F लग रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि जो वस्तु पर लगने वाला बल है वो उसके भार से कम है। जब यदि ये फोर्स इसके वजन से कम होगा तो क्या होगा, ये वस्तु पानी में डूब जाएगी, क्योंकि ये बल जो इतना बल नहीं लग पा रहा है कि वो उसको ऊपर की तरफ धकेल सके। जब बल ही कम है, वो उसको ऊपर नहीं धकेल पा रहा, तो क्या होगा, वस्तु डूब जाएगी उसमें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। बी कह रहा है कि यदि वस्तु का वजन, वस्तु उत्प्लावन बल जो है वो वस्तु के वजन से अधिक है, फोर्स जो है, फोर्स जो लग रहा है उसके वेट से ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में वस्तु तैरती है। तो इसमें ऑप्शन बी भी सही है, क्योंकि जब ज़्यादा फोर्स लगेगा, उसके भार से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, वस्तु जो उसकी सतह पर तैरने लग जाएगी। बी भी सही दे रखा है। सी कह रहा है कि यदि उत्प्लावन बल वस्तु के वजन से कम है तो वस्तु तैरती है, नहीं, ये गलत है। उस कंडीशन में क्या होगा, वस्तु डूब जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर ऑफ बायोन्सी ऑलवेज, उत्प्लावन का केंद्र हमेशा। तो उत्प्लावन का केंद्र जो है वो विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है, कि जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है, जितना डिस्प्लेस हुआ है, उसके सेंटरोइड के कोइंसाइड करेगा। तो इसमें हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ऑन वाटर बेस्ड ऑन, वस्तु पानी पर तैरती है, तो किस सिद्धांत से तैरती है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी इमर्स्ड इन ए फ्लूइड इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार द्रव में डूबे हुए शरीर या किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया गया ऊपर की ओर लगने वाला बल किसके बराबर होता है। कि कोई भी वस्तु है वो लिक्विड में डूबी हुई है, किसी भी द्रव में डूबी हुई है, तो उस पर जो ऊपर की तरफ बल लगता है वो किसके बराबर होगा। तो ऊपर की तरफ लगने वाला बल जो है वो बराबर होता है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के, कि जो कोई भी वस्तु है वो कितने लिक्विड को हटाती है उसके बराबर उस पर फोर्स लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, शरीर द्वारा विस्थापित द्रव का वजन, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, कि जो वस्तु है उसने कितने द्रव को विस्थापित किया है उसके भार के बराबर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन, पानी द्वारा ऊपर की दिशा में लगाया गया बल क्या है। तो पानी के द्वारा ऊपर की दिशा में लगाया गया बल कौन सा होता है, उत्प्लावन बल या बायोन्सी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू फिल वाटर इन ए ग्लास एंड आइस क्यूब व्हाट हैपन्स व्हेन द आइस क्यूब कंप्लीटली मेल्ट्स। एक ग्लास में हम पानी और बर्फ के टुकड़े भरते हैं, तो जब बर्फ का टुकड़ा पूरी तरह से पिघल जाएगा तो क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा, सारी बर्फ नीचे बैठ जाएगी, या पानी का स्तर सेम रहेगा, या पानी का स्तर घट जाएगा। तो एक ग्लास है, उसमें हम पानी और बर्फ लेते हैं, तो उसमें जो हम बर्फ लेंगे वो उतना ही जो उसमें पानी विस्थापित करेगी जितना उसका आयतन है। समझते हैं, ये हम मान लें कि ये ग्लास है, इसमें हमने एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया और बाकी हमने इसमें पानी भर दिया। तो इसने कितने पानी की जगह ली है, यहाँ पर बर्फ है तो वहाँ से उसने पानी को हटाया है, तो वो वहाँ से कितना पानी हटाएगी, वो उतना ही पानी हटाती है जितना कि इस बर्फ का क्या है, आयतन है। जितना इस आइस का वॉल्यूम होगा उतना ही वो लिक्विड जो है डिस्प्लेस करती है। तो जब इसने अपने आयतन के बराबर जगह पहले ही घेर ली है तो इसके पिघलने के बाद भी जो पानी के स्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जो है आर्किमिडीज थ्योरी लगती है, तो इसमें क्या होगा, वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट सिंक्स द अपथ्रस्ट ऑफ द फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज, एक वस्तु डूबती है तो द्रव द्वारा उस वस्तु पर प्रयुक्त उत्क्षेप क्या है। उत्क्षेप या हम कहते हैं कि बायोन्सी फोर्स, उत्प्लावन बल क्या है। तो उत्प्लावन बल क्या होगा, उसके भार से कम होगा, तभी तो वस्तु डूबती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वस्तु के वजन से कम। आंसर बी। नेक्स्ट है अपथ्रस्ट फोर्स एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी, उत्क्षेप बल
और वस्तु का वजन किस दिशा में होते हैं? तो जो उत्क्षेप बल लगता है और वस्तु का वजन दोनों विपरीत दिशाओं में होते हैं। क्या होंगे? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन? वह बल जो समतल के लंबवत कार्य करता है वह क्या कहलाता है? कि ये समतल है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, जो ऊपर की तरफ बल लग रहा है वो उसके क्या लगेगा? परपेंडिकुलर, लंबवत। इसको हम क्या कहेंगे? उत्क्षेप या अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोंसी फोर्स डिपेंड्स ऑन? उत्प्लावन बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है? तो उत्प्लावन बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है? घनत्व पर। जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो इसमें हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर इज डिफाइंड एज? दाब को किस रूप में परिभाषित करते हैं? तो प्रेशर क्या होता है कि कोई भी, हम कहें कि एक एरिया है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर। P इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन में A। कि एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या कह देते हैं? प्रेशर। तो इसमें क्या हो जाएगा? बल प्रति इकाई क्षेत्रफल। कि पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है उसको क्या कहते हैं? प्रेशर। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं? पास्कल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है प्रेशर इज मेजर्ड बाय? तो प्रेशर की अभी हमने बात की, कैसे मेजर करते हैं? F अपॉन में A। तो क्या क्या यूज कर रहे हैं? फोर्स और एरिया। तो क्या हो जाएगा? सी। किसके द्वारा मापा जाता है? बल और क्षेत्रफल के द्वारा। और जो प्रेशर है वो क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है इफ द एरिया इज स्मॉल फॉर ए गिवन फोर्स द प्रेशर विल बी? यदि दिए गए बल के लिए क्षेत्रफल छोटा है तो दाब क्या होगा? तो P क्या है? P इज इक्वल टू F अपॉन A होता है। यदि क्षेत्रफल छोटा है तो क्या हो जाएगा? दाब बढ़ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही एरिया कम होगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर? कि दाब का आयाम क्या होता है, उसकी विमा क्या होती है? डायमेंशन। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो पहले हम फोर्स की निकाल लेते हैं। फोर्स क्या होता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास की यूनिट केजी और इसकी एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से m की पावर 1, क्योंकि एक हमारे पास जो है मास की यूनिट है, लेंथ मीटर की कितनी है? 1, और सेकेंड स्क्वायर t की कितनी है? -2। तो ये हो गई फोर्स की डायमेंशन। इसके बाद एरिया की निकालें तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ। तो इसकी क्या होती है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर m 0 है, l की पावर क्या हो जाएगी? 2 और t 0। तो अब फोर्स प्रेशर की क्या हो जाएगी? m1 l1 t -2। इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? l2 से। तो ये क्या हो जाएगा? m1 ये l-1 हो जाएगा और t -2। तो ये हो जाएगी प्रेशर की डायमेंशन। तो ये हमें किस में दे रखी है? ये दे रखी है ऑप्शन बी में। ये पावर यहाँ लगनी थी -1 और -2। ये वाली इसकी जो है डायमेंशन हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया कॉल्ड? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया प्रणोद या थ्रस्ट क्या कहलाता है? तो थ्रस्ट क्या? प्रणोद भी एक तरीके का बल ही होता है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद क्या हो जाएगा? बल। प्रणोद भी क्या होता है? एक तरीके का बल ही होता है। तो इकाई क्षेत्रफल में बल लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्रेशर, दाब। नेक्स्ट है एज द डेप्थ इंक्रीजेज फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ ए फ्लूइड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड विल बी? जब द्रव की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तो द्रव द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा? तो हमने जो दाब है उसका एक फॉर्मूला यहाँ से ये हो जाएगा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ρgh। क्या हो जाएगा? ρgh। तो जब गहराई बढ़ेगी तो दाब भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि ये इसके प्रोपोर्शनल में है। तो क्या होगा? दाब बढ़ता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द एयरक्राफ्ट कैबिन एट एल्टीट्यूड? विमान के केबिन में ऊंचाई पर दाब क्या होगा? तो विमान में जो केबिन है उसमें दाब जो है बाहर के दाब से अधिक होता है। क्या होगा? मोर देन आउटसाइड। क्यों होता है? क्योंकि उसका जो चेम्बर होगा उसमें जो उसका फ्यूल होता है उसको जलाया जाता है।
उसको क्या किया जाएगा, उसका जो ईंधन है, ईंधन जलाया जाता है तो बहुत उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है, वहाँ पर उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। तो उसकी वजह से उसका जो दाब है अंदर का वो बढ़ जाता है, तो बाहर के दाब से क्या होगा, अधिक होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट है द प्रेशर ऑफ एयर एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू। किसी विशेष तापमान पर हवा का दबाव किसके समानुपाती होता है। तो एक निश्चित तापमान पर जो वायु का दाब है वो घनत्व के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, घनत्व के। और वायु दाब को हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं। किससे करते हैं, बैरोमीटर से। नेक्स्ट हम देखेंगे घनत्व। कौन सा टॉपिक है, डेंसिटी। इसमें फर्स्ट है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। पानी का घनत्व क्या है। तो पानी का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम पर घन मीटर। कितना हो जाएगा, 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कॉजेज क्लाउड टू फ्लोट इन द स्काई। निम्नलिखित में से कौन सा कारण बादलों को आकाश में तैरने के लिए जिम्मेदार है। तो बादल जो हैं वो आकाश में तैरते हैं क्योंकि उनका जो घनत्व होता है वो कम होता है। किसके कारण तैरते हैं ये, निम्न घनत्व के कारण। क्योंकि जब इनका घनत्व, इनकी डेंसिटी कम रहेगी तभी वो जो है वायु में फ्लोट कर पाएंगे एयर में। यदि घनत्व ज़्यादा होगा, जब उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है तब वो फिर बारिश के रूप में जो है पानी उनका जो है धरती पर पहुंचता है। और जब तक उनका घनत्व कम होता है तब तक वो क्या करते हैं, बादल जो है आकाश में तैरते रहते हैं। तो किसके कारण तैरते हैं, लो डेंसिटी के कारण, कम घनत्व के कारण। नेक्स्ट है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी। बर्फ पानी पर तैरती है क्यों। तो पहले वाले क्वेश्चन से रिलेट करो, क्यों तैरती है, क्योंकि बर्फ का घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से कम होता है। जिस चीज़ का घनत्व कम होगा वो जो है उससे, जिसका घनत्व ज़्यादा है उसके ऊपर तैरती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बर्फ भी इसीलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ का घनत्व 9% कम होता है पानी के घनत्व से। कितना होता है, 9% कम होता है। नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज। घनत्व को या डेंसिटी को हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं। घनत्व या डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। क्या हो जाएगा, मास अपॉन में वॉल्यूम। पहला ऑप्शन दे रखा है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। और यदि यूनिट हमें पूछ ले यहाँ से तो मास की क्या होती है, केजी, और वॉल्यूम की हो जाएगी मीटर क्यूब। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी डेंसिटी की, केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कहाँ पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज हैज ए डेंसिटी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी के घनत्व से अधिक घनत्व वाला है। फर्स्ट है कॉर्क। तो कॉर्क जो है वो किसकी बनी होती है, रबर की बनी होती है और ये पानी पर तैरती है। यदि कॉर्क को हम पानी में डालेंगे तो उसमें फ्लोट करती है। तो जो है इसका ऑप्शन ए तो सही है, इसका घनत्व क्या है, पानी के घनत्व से कम है। बी दे रखा है बर्फ। बर्फ का घनत्व भी क्या होता है, पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ भी क्या करती है, पानी की सतह पर तैरती है। सी है लोहे की कील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोहे की कील। क्योंकि यदि हम लोहे की कील को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, वो डूब जाती है। और कब डूबेगी कोई भी वस्तु, जब उसका घनत्व है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। कि चांदी का घनत्व हमें कितना दिया है, 10.8 गुणा 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। आगे ये कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 क्यूब kg पर मीटर क्यूब। ये किसकी है, सिल्वर की। और वाटर की डेंसिटी कितनी दी है, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट ये कह रहा है व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर। चांदी का घनत्व क्या होगा, चांदी का सापेक्ष घनत्व है। तो यदि हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, सापेक्ष घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी, तो वो होती है किसी भी पदार्थ की घनत्व है, किसी भी जो हम पदार्थ ले रहे हैं उसका घनत्व है, पदार्थ का घनत्व है, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं जल के घनत्व से।
किससे डिवाइड करेंगे? जल के घनत्व से। तो किसी भी पदार्थ की, किसी भी मैटर की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे? पहले उस मटेरियल की डेंसिटी और उसको डिवाइड कर देंगे पानी की डेंसिटी से। तो पदार्थ की कितनी दे रखी है? 10.8 गुणा 10 की पावर 3, और पानी की कितनी होती है? यदि पानी की नहीं भी दी हो तो हमें पता होनी चाहिए कितनी होती है पानी का घनत्व, 10 की घात 3। तो यहाँ से रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ जाएगी? 10.8। कितनी होगी? 10.8। और रिलेटिव डेंसिटी की भी कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसमें क्या होगा? 10.8। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू? सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है? तो अभी हमने बात की किसके बराबर होता है? पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी या अणुगति सिद्धांत। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस हैज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? निम्नलिखित में से किस पदार्थ की अवस्था में अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है? तो ठोस की, हम ये कहें कि किसी भी पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, गैस, ठोस, तरल, उनमें सबसे अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है गैस में। जो गैस के अणु होते हैं उनमें सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो ठोस के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल पास पास में होते हैं, उनमें जो है गैप बहुत कम होता है उनके बीच में, तो उनके अणुओं के मध्य आकर्षण भी अधिक लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा? वहां पर ज़्यादा होगा, तो वो जो है वहां पर मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। और जब उनमें मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगा तो उनकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी भी गैस के मुकाबले कम होती है। लिक्विड में भी ठोस जो हमारा सॉलिड है उससे थोड़े दूर होंगे मोलिक्यूल्स, लेकिन वहाँ भी पास पास में होते हैं। लेकिन गैस के क्या होते हैं? दूर दूर अणु होते हैं, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम लगता है और वो जो है वो है अधिक गति से गति कर पाते हैं। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा किस में होती है? गैस में होती है। नेक्स्ट है, इन विच सिचुएशन इज द मोलिकुलर अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग? किस स्थिति में अणुओं के बीच आकर्षण बहुत मजबूत होता है? तो किस में होता है? ठोस में, क्योंकि ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम पास पास में होते हैं, उनके बीच में गैप बहुत कम होता है, तो उनमें क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए जो मोलिकुलर अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड में। किस में होता है? सॉलिड में। सॉलिड के बाद होगा ये, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, और लिक्विड के बाद किस में होता है? गैस में। तो इसमें हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर मोशन इन ए गैस? गैस में अणुगति के वितरण पर तापमान बढ़ाने के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कि कोई गैस है और उसमें क्या है? उसके मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और यदि उसमें हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कौन सा कथन जो गलत है? यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं? वो और अधिक तेजी से गति करेंगे। किसी भी आप जो कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें उसकी गति में वृद्धि होती है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है सबसे अधिक गति बढ़ जाती है, तो स्पीड क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। बी दे रखा है अधिकतम संभव गति के साथ अणुओं का अनुपात बढ़ता है। तो अणु तो जितने हैं गैस में उतने ही रहेंगे, उनका अनुपात कैसे बढ़ेगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द गैस काइनेटिक थ्योरी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज अचीव्ड ओनली व्हेन? गैस के गतिज सिद्धांत के अनुसार शून्य तापमान, या इसको हम बोलते हैं परम तापमान, क्या बोलते हैं? परम तापमान केवल तब प्राप्त होता है जब, अब जो गैस का अणुगतिज सिद्धांत है उसमें 3 पॉइंट हैं। पहला है कि यदि गैस के अणु बार बार किसी दीवार से टकराते हैं तो उस पर जो दीवार पर जो दाब लगाएंगे उसको क्या कहते हैं? गैसीय दाब। कि ये कोई बॉक्स है, इसमें कोई गैस भरी हुई है, ठीक है। अब जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस दीवार पर दाब लगाएंगे और इसी दाब को हम क्या कहते हैं? गैसीय दाब। उसके बाद ये कहता है कि गैस के जो अणु हैं उनमें परस्पर आकर्षण और उनमें प्रतिकर्षण नहीं होता। उसमें क्या होता है? अणुओं की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। तीसरा पॉइंट यह कहता है कि जो उनकी गतिज ऊर्जा है, कौन सी? गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा तो 0 है, गतिज ऊर्जा गैस के तापमान के समानुपाती होती है।
अब परम शून्य तापमान क्या है, 0। तो यदि टेम्परेचर 0 होगा तो उसकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमें गतिज ऊर्जा का सिद्धांत बताता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है गैस का आयतन शून्य हो, बी है गैस का दबाव शून्य हो, तो ये भी सही नहीं है। थर्ड दे रखा है अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। गैसों के प्रसार की दर ठोस और तरल के मुकाबले निम्नलिखित में से किस विकल्प के अनुसार सत्य है। तो जो डिफ्यूजन रेट होती है गैस की वो सबसे अधिक होती है, गैस की सबसे अधिक होती है, उसके बाद लिक्विड की होती है और उसके बाद सॉलिड की होती है। तो सबसे अधिक किसकी होगी, गैस की होगी। अब हम देखते हैं ऑप्शन। पहला कह रहा है कि एक तरल का प्रसार दर गैसों या गैस से अधिक होता है। ये जो फ्लूइड है उसकी डिफ्यूजन रेट गैस से अधिक होती है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। बी दे रखा है गैसों का प्रसार दर तरल और ठोस से अधिक होता है, तो इसमें ये ऑप्शन बी सही है। ये क्या कह रहा है कि गैस की डिफ्यूजन रेट लिक्विड और सॉलिड से अधिक होगी, तो ये इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज हाई व्हाट विल बी द रेट ऑफ इवोपरेशन। कि यदि हवा में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी। यदि हवा में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है वर्चुअली द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए वेसल वॉल बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज ड्यू टू। वास्तव में गैस अणुओं द्वारा एक बर्तन की दीवार पर लगाया गया बल किसके कारण होता है। तो ये जो है कौन सा होता है, गैस का अणुगत्य सिद्धांत। इसमें हमने 3 पॉइंट देखे थे। पहला पॉइंट यही था कि यदि गैस के अणु किसी दीवार पर बार बार टकराते हैं, यदि बार बार टकराएंगे तो उनके संवेग में परिवर्तन होगा, उनका जो मोमेंटम होगा उनमें चेंज होगा। क्योंकि यदि वो दीवार से टकराएगा, कोई भी मॉलिक्यूल है वो दीवार से टकराएगा तो पहले मान सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो, टकराने के बाद कुछ एनर्जी इसकी यहाँ पर जो है डेप्रिशिएट कर जाए और उसकी वेलोसिटी कम हो सकती है। तो किसमें उस परिवर्तन होगा, उसके मोमेंटम में चेंज होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर डी, चेंज इन देयर मोमेंटम बाय हिटिंग द वॉल। कि दीवार से टकराकर उनके संवेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा।